हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जिद है। मैं कमलेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं समग्र इतिहास से आधुनिक भारत का बहुत ही शानदार टॉपिक सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद कराची अधिवेशन 1931 के बारे में चर्चा करेंगे, फिर गांधी इरविन पैक्ट होगा, उसके बाद पूना पैक्ट के बारे में। तो आज हम लोग जो है 4-5 टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज हम लोग पहला टॉपिक शुरू करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो वो दिया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। अगला पॉइंट है, 1929 ईस्वी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा करना। मतलब ब्रिटिश सरकार जो हमें आदेश दे रही है उसको नहीं मानने का उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट है अगला पॉइंट, महात्मा गांधी ने वायसराय को 31 जनवरी 1930 ईस्वी को एक पत्र लिखकर 11 सूत्री मांग प्रस्तुत किया, जिसे न मानने पर क्या शुरू करने की चेतावनी दी गई थी? तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, 11 सूत्री मांग 1930 में महात्मा गांधी ने पेश किया था अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखना है, कब पेश किए थे? 1930 में, और उसको न मानने के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। अगला पॉइंट है, घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला। यह कथन किससे संबंधित है? तो ये दांडी मार्च से संबंधित है। इरविन के प्रत्युत्तर में गांधी जी के द्वारा ये बोला गया था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने कितने समर्थकों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा प्रारंभ की थी? तो 78 समर्थक। VBI क्वेश्चन ये 2-3 बार तो BPSC PT में पूछ चुका है, तो ये ध्यान रखेंगे और डेट भी याद रखेंगे, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, साबरमती से, ये भी याद रखना है, कहाँ से? साबरमती से दांडी की यात्रा प्रारंभ की थी 78 समर्थकों के साथ। अगला पॉइंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था? तो 12 मार्च 1930 को। ठीक है, अगला पॉइंट है, गांधी जी ने किस वर्ष साबरमती आश्रम अहमदाबाद छोड़ा और स्वराज प्राप्ति के बाद ही लौटने का व्रत लिया था? तो 12 मार्च 1930 को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? तो दांडी से शुरू किया था उन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट, दांडी यात्रा के साथ ही कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला पॉइंट है दोस्तों, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की? तो अहमदाबाद के साबरमती जिले से। ठीक है, साबरमती से। नेक्स्ट पॉइंट है, दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया था? नमक कानून तोड़ने के लिए। ठीक है, दांडी मार्च जो है नमक कानून तोड़ने के लिए बनाया गया था। अगला पॉइंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च के बाद शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? तो ये मात्र 24 दिनों तक चली थी। ठीक है, 24 दिन लगातार पैदल जो है चला गया था, 24 दिन। नेक्स्ट है, दांडी कहाँ पर स्थित है? दांडी जो है नवसारी गुजरात में स्थित है। नवसारी एक जगह है, वहाँ गुजरात में है। ठीक है, अगला पॉइंट है, किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? तो गुजरात में 31, महाराष्ट्र में 13 और उत्तर प्रदेश में 8 थी। ठीक है, नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? तो 241 मील की दूरी तय की थी। ठीक है, 241 मील। अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ प्रारंभ की थी? तो अंत तक लड़ो। ठीक है, ये वाक्य था, अंत तक लड़ो, मतलब जब तक फतह नहीं हो तब तक हमें लड़ना चाहिए। तो ये हम लोगों के साथ भी होता है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम हो या आप हो, सबके साथ यही एक वाक्य लेकर चलना चाहिए, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो तब तक रुको नहीं। ठीक है, तो अंत तक हमें लड़ना है। अगला पॉइंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम, ये आपके मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं नमक बनाना। दूसरा पॉइंट है, सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों और उपाधियों का बहिष्कार किया गया था। महिलाओं द्वारा शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़े की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना दिया गया था। समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी किया गया था। कर अदायगी पर रोक कर दिया गया था और ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा की गई थी। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में इतने सारे जो काम हैं वो महत्वपूर्ण काम किए गए थे। अगला पॉइंट है, किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो वो है नमक सत्याग्रह। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अगला पॉइंट है, किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ये जो है विदुषी महिलाएं जो है इन्होंने नमक कानून में गांधी जी के साथ भाग लिया था। तो मेंस में जो है आपको मेंस लिखना होगा तो उसमें जो है महिलाओं का नाम तो एकदम 100% याद रखना होगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, दांडी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी नामक मार्च का गंतव्य किस राज्य में स्थित है? तो वो है गुजरात में। ठीक है, दांडी कहाँ है? तो गुजरात में। अगला पॉइंट है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। यह कथन किससे संबद्ध है? तो यह गांधी जी के दांडी यात्रा से संबद्ध है, जो 5 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुआ था। मतलब वहाँ पहुँच गए थे 6 अप्रैल 1930 को। ऐसे यहाँ 5 दिया हुआ है, 6 अप्रैल होना चाहिए। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को ये ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट है, नीचे दिया ही हुआ है, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि मानी जाती है शबने अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इस दिन नमक कानून बन गया था। गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक लेकर नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को, और उसी दिन से शबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। अगला पॉइंट है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किस तिथि को किया था? तो 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट पॉइंट है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो अब्बास तैयब जी। VBI क्वेश्चन। ठीक है, जब नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी गिरफ्तार हो गए तो उसके बाद आंदोलन को किसने चलाया? तो अब्बास तैयब जी ने चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट है अगला पॉइंट, ब्रिटिश नमक एकाधिपत्य के चौहरे अभिशापों को महात्मा गांधी ने किस रूप में उल्लेखित किया था? तो यह एक सरल मूल्यवान ग्रामीण उद्योग से लोगों को वंचित करती है। दूसरा था, प्रकृति ने जो संपदा बहुतायत दी है उनका अनियंत्रित विनाश। और तीसरा है, इसे खुद नष्ट करने का अर्थ है अधिक राष्ट्रीय व्यय। ठीक है, और चौथा पॉइंट है, भूखे लोगों से 1000% से भी अधिक वसूल करना ऐसा कभी नहीं सुना गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। गांधी जी की दांडी यात्रा नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी। यह कथन किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि गांधी जी जो दांडी यात्रा किए थे वो नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की यात्रा के तरह ही समान था। ठीक है, अगला पॉइंट है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन था? तो वो था वेब मिलर। VBI क्वेश्चन है, ये कौन था? वेब मिलर। नेक्स्ट पॉइंट, किस अमेरिकी पत्रकार ने 1930 में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में साथ रहकर विवरण दिया था? तो वो था वेब मिलर। ठीक है, अगला पॉइंट है, शबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजनी नायडू ने कहाँ नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था? तो वो तो धड़सना नामक जगह था। ठीक है, धड़सना। अगला पॉइंट है, धड़सना नामक धरने का किस यूनाइटेड प्रेस के संवाददाता ने बृहत विवरण दिया है? तो वो वेब मिलर ने दिया है। अगला पॉइंट है, किस अमेरिकी पत्रकार ने लिखा कि धड़सना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था? तो वो वेब मिलर ने लिखा था। ठीक है, महात्मा गांधी धड़सना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो यरवदा जेल में थे। ठीक है, वो उस समय उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो शबने अवज्ञा आंदोलन के समय। ठीक है, शबने अवज्ञा आंदोलन में पहली बार गिरफ्तार हुए थे। नेक्स्ट है, किसे नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी? तो मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी एवं KM मुंशी को। ठीक है, ये तीनों को जो है नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो C राजगोपालाचारी। ये दक्षिण भारत में जो है तंजौर, वहाँ से किसने किया था? तो C राजगोपालाचारी ने एक अभियान शुरू किया था। नेक्स्ट है, उड़ीसा में शबने अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो हरिदास के रूप में। ये सब भी याद रखना है, उड़ीसा में हरिदास के नेतृत्व में। उत्तराखंड में दांडी मार्च से किसने हिस्सा लिया था? तो ज्योतिराम कांडपाल तथा खड़ग बहादुर सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट है, तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व C राजगोपालाचारी ने किया था। ठीक है, शबने अवज्ञा आंदोलन से कौन संबद्ध थे? तो C राजगोपालाचारी, अब्बास तैयब जी एवं सरोजनी नायडू। ये VBI क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट है, मालाबार में कालीकट से पोयन्नूर तक की नमक यात्रा किसने की थी? तो K कल्पक्कन ने। ठीक है, K कल्पक्कन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस राज्य के विभिन्न जिलों में नमक सत्याग्रह की मुख्यालय के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से शिविरों की स्थापना की गई थी? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है,
अगला पॉइंट है उड़ीसा में किस गांधीवादी नेता ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, तो वो था गोपाल बंधु चौधरी ने, गोपाल बंधु चौधरी ने। अगला पॉइंट है बादशाह खान एवं सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों की पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का क्या नाम था, तो खुदाई खिदमतगार, जो 1929 में बनाई गई थी, ठीक है, 1929 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। लाल कुर्ती दल क्यों संगठित किया गया था, तो अंग्रेजों को निकालने के लिए, ठीक है, अंग्रेजों को निकालने के लिए लाल कुर्ती दल का संगठन किया गया था। नेक्स्ट है अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था, लाल कुर्ती या रेड शर्ट। नेक्स्ट है लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था, तो अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट पॉइंट है फख ए अफगान की उपाधि किसे मिली थी, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को मिली थी। अगला पॉइंट है खुदाई खिदमतगारों को आम लोग किस नाम से जानते थे, तो लाल कुर्ती वाले, ठीक है, लाल कुर्ती वाले। तो दोस्तों जिस टॉपिक को यहाँ शुरू किया जाता है उससे सारे क्वेश्चन जो है जो एग्जाम में पूछे गए हैं या उससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनका संग्रह इस बुक में जरूर मिलेगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को जरूर देखिए, अगर अच्छा लगे तो जरूर शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट है आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने किसका आह्वान किया था, तो पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया था। नेक्स्ट है गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से कब इनकार कर दिया था, तो सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान। अगला पॉइंट है सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था, तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। कौन था, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। नेक्स्ट है जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो मणिपुर में हुआ था। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ठीक है, ये मणिपुर में। नेक्स्ट है रानी गौडिन्यल्यू उत्तर पूर्व से एक स्वतंत्रता सेनानी थी, वह किस राज्य से संबंधित थी, तो वो मणिपुर से संबंधित है, ठीक है, मणिपुर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नागालैंड की किस रानी ने गांधी जी के आह्वान पर विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, तो रानी गौडिन्यल्यू को, ठीक है। अगला पॉइंट है बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध विद्रोह किसका हिस्सा था, तो वह सबने अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा था। प्रभा देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, तो वो थी पटना की, ठीक है, पटना की। अगला पॉइंट है सबने अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया था, तो वो रचनात्मक कार्य को, ठीक है, रचनात्मक कार्य को। अगला पॉइंट है गांधी जी ने अंततः सबने अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित कर दिया, तो 1934 में। नेक्स्ट पॉइंट भारतीय पूंजीपतियों द्वारा किस राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दिया गया था, तो वो था सबने अवज्ञा आंदोलन को, ठीक है, सबने अवज्ञा आंदोलन को भारतीय पूंजीपतियों ने भी समर्थन दिया था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग गांधी इरविन समझौता के बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान यरवदा जेल में बंद गांधी जी को कब रिहा किया गया था, तो 26 जनवरी 1931 को, ठीक है, 26 जनवरी 1931 को। नेक्स्ट है किसने गांधी इरविन समझौते का प्रारूप तैयार किया गया था, तो हर्बर्ट इमर्सन ने। अगला पॉइंट है गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे, तो 5 मार्च 1931 को, ठीक है, 5 मार्च 1931 को। डेट तो 100% आप लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के मध्य समझौता कहाँ संपन्न हुआ था, तो दिल्ली में, जिसे हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। अब गांधी इरविन समझौते की प्रमुख शर्तें क्या थी उसे देखते हैं। नमक टैक्स हटाना था, कानूनी तौर पर उत्पादन करना था, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना, सरकारी नौकरी छोड़ने वाले को सरकार वापस लेने की उदारता दिखाएगी। उसके बाद सबने अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना था, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा अभियोग नहीं था, ठीक है। तो ये थे मांग। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। गांधी इरविन समझौता मुख्यतः क्यों हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता का मुख्यतः कारण था गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, ठीक है, इसलिए ये समझौता हुआ था।
नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को। ठीक है, अगला पॉइंट है गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की थी, तो तेज बहादुर स्प्रू एवं M.R. जयकर ने। ठीक है, गांधी इरविन समझौते में मध्यस्थता मतलब बीच में जो काम किया था तेज बहादुर स्प्रू एवं M.R. जयकर ने। ठीक, किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था, तो वो सरोजनी नायडू जी ने कहा था। ठीक है, अगला पॉइंट है किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था, तो एलन कैंपबेल जॉनसन ने। ठीक है, एलन कैंपबेल जॉनसन ने। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कांग्रेस का कराची अधिवेशन के बारे में देखते हैं। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था, मतलब अध्यक्षता की थी, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला पॉइंट है किसने गांधी इरविन समझौता प्रस्ताव को कराची के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1931 में प्रस्तुत किया था, तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला पॉइंट है सॉरी, किसने मौलिक अधिकारों को प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया जो 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित हुआ था, तो वो था जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। अगला पॉइंट है 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट है अगला पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का संकल्प पारित हुआ था, तो वो था कराची अधिवेशन 1931। अगला पॉइंट है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा माना है, तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में किस प्रतिनिधि डेलीगेट ने गांधी इरविन समझौते का विरोध नहीं किया था, तो वो था पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने। ठीक है, पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने गांधी इरविन समझौते का विरोध नहीं किया था। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ हम लोग, गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गोलमेज सम्मेलन। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं को प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था, तो 1930 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ पर, लंदन में। अगला पॉइंट है किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने, जो चला था 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, डेट वाइज याद रखना है। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था। किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, तो वो थे मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली। अगला पॉइंट है लंदन में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो वो थे केटी पॉल। ठीक है, केटी पॉल। अगला पॉइंट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में सही क्या है, उसको देख लेते हैं। इसमें सही था, यह 1930 में आयोजित हुआ था। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट की चर्चा करनी थी। इसका आयोजन लंदन में हुआ था और इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिभाग नहीं किया था। ठीक है, तो ये सारे सही हैं। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। डेट वाइज याद रखना है, ये 1931 में ही चला था, 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक। अगला पॉइंट है लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र क्या था, तो सेंट जेम्स पैलेस। ठीक है, सेंट जेम्स पैलेस। किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि प्रथम बार भाग लिए थे, तो वो था दूसरा गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका क्या नाम था, तो SS राजपुताना। ठीक है, अगला पॉइंट है महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने के लिए लंदन गए थे तो कहाँ पर ठहरे थे, तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। ठीक है, किंग्सले हॉल में। किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई एवं प्यारेलाल नैयर, ये सभी लोग जो है इसमें भाग लिए थे।
महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, उसके बाद महादेव देसाई और प्यारेलाल नैयर। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद, ये तीनों जो थे बड़े नेता, वो लोग भाग नहीं लिए थे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। बकिंगम पैलेस में 1931 में महात्मा गांधी और जॉर्ज पंचम के बीच मुलाकात के संदर्भ में सही तथ्य क्या क्या था? तो 19 नवंबर 1931 को महात्मा गांधी और जॉर्ज पंचम के बीच मुलाकात हुई थी। बकिंगम पैलेस में सर सैमुअल होरे ने गांधी जी का परिचय सम्राट से करवाया था। सैमुअल होरे ने, ठीक है, सैमुअल होरे ने, ध्यान से याद रखेंगे। सम्राट ने उनसे पूछा, गांधी महोदय, आपने मेरे पुत्र की भारत यात्रा का बहिष्कार क्यों किया? गांधी जी ने उत्तर दिया, मैंने उनका बहिष्कार आपके पुत्र के रूप में नहीं किया, बल्कि ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के रूप में किया। ठीक है, तो ये थे उनके उत्तर। अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो लंदन से। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं है? ये कहा था भीमराव अंबेडकर ने 14 अगस्त 1931 को, ये बम्बई में इन्होंने कहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला पॉइंट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस लौटने के बाद गांधी जी ने पुनः कब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? तो 3 जनवरी 1932 को। ठीक है, 3 जनवरी 1932 को। नेक्स्ट है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1932 में, 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। ठीक है, अगला पॉइंट है, उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों के प्रतिनिधि थे, वो थे मोहम्मद इकबाल। ठीक है, मोहम्मद इकबाल जो थे दूसरे और तीसरे दोनों सम्मेलन में भाग लिए थे। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? वो थे BR अम्बेडकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो वो था प्रथम एवं तीसरा। ठीक है, अगला पॉइंट है, 1930 से 32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि ये तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं थी, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 स्तरों पर संपन्न हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पूना गोलमेज एवं पूना पैक्ट के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल को रखा। पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के विशेष उपबंध रखे गए थे। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो ये सभी कथन जो है गोलमेज एवं पूना पैक्ट के संदर्भ में सही है। अब आगे बढ़ते हैं, सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट के बारे में हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? सांप्रदायिक पंचायत जिसको बोलते हैं, तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड। सांप्रदायिक पंचायत का जनक किसे कहा जाता है? तो रैमजे मैकडोनाल्ड को कहा जाता है। कम्युनल अवार्ड की घोषणा के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। कम्युनल अवार्ड का हिंदी हो गया सांप्रदायिक पंचायत। ठीक है, नेक्स्ट है, रैमजे मैकडोनाल्ड 1932 ईस्वी में कम्युनल अवार्ड की घोषणा में किससे पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था? तो दलित वर्ग को। ठीक है, दलित वर्ग को। अगस्त 1932 ईस्वी के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। किसके लिए? तो वो अछूतों के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड ने किससे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं सीटें आवंटित नहीं की थी? तो वो बौद्धों को जो है अलग सीटें नहीं दी थी। सांप्रदायिक पंचायत के संबंध में सही तथ्य क्या था? तो ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। सही है। इसके तहत प्रत्येक समुदाय के लिए विधान मंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार दलितों के उत्थान के लिए सर्वाधिक क्या आवश्यक है? तो दलितों के लिए राजनीतिक शक्ति बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, किसने BR अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था, क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी।
ये डॉक्टर बी एस मुंजे ने कहा था, ठीक है, डॉक्टर बी एस मुंजे ने। अगला पॉइंट है महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो कम्युनल अवार्ड के समय 1932 में, 20 सितंबर 1932 के समय पहला आमरण अनशन था इनका कम्युनल अवार्ड के समय, ठीक है, 20 सितंबर 1932 को। VVI क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। 1932 के सामुदायिक अधिनिर्णय ने स्पष्टता भारत का वर्गीकरण राजनीतिक समुदायों में किया था। उस समुदाय का नाम बताइए जिसे इस अस्वीकार वर्गीकरण से हटाने हेतु महात्मा गांधी ने आमरण अनशन का निर्णय किया था। तो परिगणित जातियाँ मतलब दलित जातियाँ, ठीक है, दलित जातियाँ। नेक्स्ट है 1932 में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधान नेता क्यों किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी इसीलिए। नेक्स्ट है BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था, वह क्या कहलाता है? तो पूना समझौता, जो 24 सितंबर 1932 को हुआ था, ठीक है, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। नेक्स्ट है सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात किसे संपादित किया गया था? तो पूना समझौता को, ठीक है। पूना पैक्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ दूसरा हस्ताक्षरकारी कौन था? तो वो थे मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है। नेक्स्ट है पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो भीमराव अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय तथा C राजगोपालाचारी ने, ठीक है। अगला पॉइंट है किसने ऐतिहासिक 1932 ईस्वी के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किया था? तो वो थे महात्मा गांधी। अगला पॉइंट है 1932 ईस्वी के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो भारतीय दलित वर्ग का, ठीक है। नेक्स्ट, पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट के क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो 71 एवं 147, ठीक है, 71 एवं 147 सीटें दी गई थी। अगला पॉइंट है ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था? तो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया था। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के रूप में जाना गया, का गठन कब हुआ था? तो 30 सितंबर 1932 को। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग का नया नाम क्या पड़ा? तो हरिजन सेवक संघ, जो 30 सितंबर 1932 को गठित हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला पॉइंट है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? वो घनश्याम दास बिरला जी थे। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो GD बिरला थे, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो GD बिरला। नेक्स्ट है गांधी जी 7 नवंबर 1933 ईस्वी को हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? तो वर्धा से, वर्धा मुंबई में, ठीक है। दलित वर्ग को हरिजन नाम किसने दिया था? तो गांधी जी ने, ठीक है, दलित वर्ग को हरिजन नाम किसने दिया? गांधी जी ने। अगला पॉइंट है कौन सा समाचार पत्र 1932 ईस्वी में हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया था? तो वो नवजीवन था। नवजीवन जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था वो हरिजन बंधु में परिवर्तित कर दिया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है और आज का लास्ट पॉइंट है पूना पैक्ट, इसके बारे में देखते हैं। गांधी जी पृथक निर्वाचन के विरोध में आमरण अनशन पर चले गए थे, ठीक है। उसके बाद गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य एक संधि पर समझौता किया गया था जिसे हम पूना पैक्ट के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है पूना पैक्ट के अनुसार दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन की औपचारिक संरचना को समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। उसके बाद केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों का 18% दलित वर्ग के लिए आरक्षित किए जाने का प्रावधान किया गया। मदन मोहन मालवीय और MC राजा ने मतलब श्री राजगोपालाचारी ने इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया, ठीक है। तो ये पूना पैक्ट के फैक्ट हैं जो उसमें हुए थे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रमुख दलित संगठन और उसके संस्थापक। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन के जो संस्थापक थे श्री राजगोपालाचारी थे, ठीक है, श्री राजगोपालाचारी 1926 में। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग या हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी ने स्थापित किया था 1932 में।
उसके बाद है दलित वर्गों का संघ, जगजीवन राम ने 1935 में शुरू किया। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ये BR अम्बेडकर ने 1942 में स्थापित किया था। ठीक है, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। उसके बाद है प्रमुख राजनीतिक घटनाएं उनकी तिथियां, जैसे दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। शबने के आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को शुरू किया गया था और इसी दिन दांडी मार्च खत्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को शुरू हुआ था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को हुआ। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 के बीच हुआ था। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था और सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड की घोषणा जो हुई थी 16 अगस्त 1932 को की गई थी। 16 अगस्त 1932 को। गांधी जी का पहला आमरण अनशन जो हुआ था 20 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, और पूना पैक्ट जो हुआ था वो हुआ था 24 सितंबर 1932 को। ठीक, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। तो ये थे आज के टॉपिक के मेन फैक्ट। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को लेकर। तब तक आप लोगों से अनुरोध है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल KRC जहाँ सिलेक्शन एग्जिट है कुछ ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा सेशन कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा और आप लोग जो है हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाइए और आधुनिक भारत के सारे टॉपिक जो है 1857 से मैंने शुरू किया था, आप लोग वहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए और आपको टॉपिक बाई टॉपिक जो है ना सारे आधुनिक भारत के टॉपिक मिल जाएंगे। तो आप लोग अब करंट अफेयर्स का भी सेशन चल रहा है तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं। डे बाई डे जो है करंट अफेयर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों ज़रूर जुड़िए मेरे यूट्यूब चैनल से। आप लोगों के लिए सारे परीक्षाओं के लिए जो है मैं महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आ रहा हूँ और सारे सब्जेक्ट कराए जाएंगे, तो इसके लिए आप लोग टेंशन ना लें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।